देश के 5 राज्यों में लोकतंत्र के महापर्व कहे जाने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तथा सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा कर एक नई चेतना की अलग जगाने वाले वृंदावन के आनंदम धाम के सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने आज यहाँ भारत के स्वर्गीय और समृद्धशाली विकास के लिए मौकाले की शिक्षा पद्धति के बजाय सनातन सांस्कृतिक अपनाने पर जोर दिया और कहा कि यह देश में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत ही संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति का वोट अमूल्य है। मत का अधिकार देश में अरबपति से लेकर गरीब तक एक ही है, लेकिन 5 वर्षों बाद जब व्यक्ति को अपनी ताकत देश और समाज के विकास में लगाने के लिए मताधिकार के रूप में मिलती है, तो वह इस अधिकार से अज्ञानवश कहीं लालचवश में गुमराह हो जाता है, तो वहीं कहीं सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से 5 वर्षों तक उसे अपने अधिकारों को पाने के लिए भटकना पड़ता है। गलत व्यक्ति का चयन समाज के लिए एक ऐसा विषय है जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में भी कहीं कमी खटकती है। सतगुरु ने गंगा जमुनी संस्कृति की लुप्त होती तहजीब को भी समाज के लिए चिंताजनक बताया और कहा कि जब समाज के हर वर्ग शिक्षित होगा तो यह निश्चित रूप से डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वालों की स्वार्थी राजनीति को हमेशा के लिए बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में और भविष्य में भी इनके हाथों में ही प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहने की उम्मीद है। एक संत जब किसी न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसकी निगाहें सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति का कोई स्थान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उत्तम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। योगी का मॉडल उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक नया संदेश देखा। अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश तर्ज पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। रितेश्वर महाराज जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भावना को और मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे इस राष्ट्र और प्रदेश एवं समाज का विकास संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं और इससे पहले की सरकारें परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली थी, लेकिन आज पीएम और सीएम पर एक ही भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। यह निश्चित रूप से देश की जनता के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर विदेशी ताकत ने लंबे समय तक इस देश में राज किया। देश के टुकड़े टुकड़े हुए, लेकिन आज कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद देश के नक्शे पर कश्मीर मजबूत हुआ है। वहां भी देश के अन्य राज्यों की तरह खुशहाल वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक संत है और संत की नज़र सब पर एक है, इसीलिए जनता को बिना किसी बहकावे में आए सरकार में सहयोग करना चाहिए। बिना जनता के सहयोग के समाज विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने विपक्षी दलों को यह नसीहत दी कि जनादेश का सम्मान करे और जनता के सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। तुष्टीकरण और कुर्सी की गंदी राजनीति ना करे। बस एकदम बहुत अच्छा चेहरा आ रहा है। लाइट जला देंगे, कलर बहुत अच्छे है ना, मतलब प्रश्न रह जाएंगे और उत्तर हवा हवाई होंगे। प्रश्न एक ही है, भारत में समान नागरिक संहिता कानून और भारत की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। आप राम राज्य का अर्थ जानते हैं? राम राज्य का अर्थ होता है जिस देश में निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती हो, जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती हो, जिस देश में निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता हो। ये 3 चीज़ें अगर पाकिस्तान में आ गई तो पाकिस्तान में राम राज्य आ जाएगा, भारत देखता रह जाएगा। ये तीनों चीज़ों को भारत को अडॉप्ट करना होगा, हिंदुस्तान को, चाहे उत्तर प्रदेश को। और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश बने जहाँ पर राम राज्य की परिकल्पना की गई है, और ये सरकार शायद इसे कर भी सकती है, इसमें इच्छा शक्ति है। ये तीनों चीज़ें लागू हो जाए
बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था एक हो, चिकित्सा की व्यवस्था एक हो, और सबको करोड़ों रुपए, बड़े बड़े वकील नानी पालकी वाला और बड़े बड़े वकीलों को 1 करोड़ रुपए देकर के गरीब हायर नहीं कर सकते, तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि बिना फीस के न्याय सबको मिले। ये 3 चीज़ें जहाँ होंगी, आपने कालिदास का रघुवंशम नहीं पढ़ा है। भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। जो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर मतदाताओं को जो जागरूक करने का काम किया है, तो एक संत होते हुए आपका इस लोकतंत्र में क्या अनुभव रहा है? लोकतंत्र महापर्व हम महायज्ञ की तरह देखते हैं। जैसे यज्ञ में हम अपनी आहुतियाँ डालते हैं, चावल, घी, गुड़ इत्यादि, वैसे ही 5 वर्ष में एक बार जब ये लोकतंत्र का महायज्ञ आता है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के एक साधारण मजदूर तक के पास एक ही मत होता है संविधान के तहत, और वो मत रूपी आहुति जब हम डालते हैं तो हमें हमारे मन की सरकार मिलती है। सरकार देश की समस्याओं से, प्रदेश की समस्याओं से हमें निजात दिलाती है। जब 5 वर्ष के बाद अगर एक बार हमें ये मौका मिले और हम उसका उपयोग न करें, सदुपयोग न करें, और बाद में ड्राइंग रूम में बैठकर हम चाय और पान की दुकानों पर बैठकर चिंतन करते रहें, निंदा करते रहें, तो मैंने 5 प्रदेशों में निकलकर और विशेषकर उत्तर प्रदेश में निकलकर लोगों को ये जागृत किया कि आप अपने इस एक दिन को अगर सही सदुपयोग कर लो तो 5 वर्ष तक आप और आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपके बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके मन के योग्य एक सरकार आएगी और आपके समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी। सदगुरु जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से समाज में जो सामरिक समरसता है वो कम होती जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? उससे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये सब बातें बेसिक तौर पर आपको जाननी होंगी। जिस देश में अपनी शिक्षा पद्धति नहीं है, जो देश कॉन्वेंट, क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का ही जिसे बोध नहीं है, आप उनसे बुजुर्गों और संतों के प्रति और माता पिता के प्रति और राष्ट्र के प्रति सम्मान का अगर भाव रखेंगे को दें, ये कदापि संभव नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति बच्चों को पहले क्लास से जब तक राष्ट्र के प्रति भक्ति, अपने बुजुर्गों के प्रति भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, बूढ़े तोते राम राम नहीं बोलते, तो बड़े होने के बाद वो संस्कारी हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो प्रारंभ से ही कच्चे बांस की तरह हमारी शिक्षा पद्धति को पूर्णतः सनातन संस्कृति से जोड़ करके अगर पढ़ाया जाए। सनातन से आप ये मत समझना कि हिंदू अलग मुसलमान अलग। सनातन का अर्थ है तो जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। और ये पद्धति हिंदुत्व जीवन पद्धति है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं था, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। और पूरा का पूरा भारतवर्ष हिंदुत्व जीवन पद्धति में जीता है। ये तो कुछ स्वार्थी लोग तुष्टीकरण की नीति अपना करके विगत 70 सालों से तुष्टीकरण की नीति अपना करके न तो अल्पसंख्यकों का भला कर सके और न ही बहुसंख्यकों का भला कर सके, न ही भारतवर्ष का भला कर सके। अब मुझे लगता है भारत जागृत हो रहा है, भारत जागृत हो रहा है। वास्तव में गंगा जमुनी संस्कृति अब तहजीब सामने आएगी, क्योंकि अब तक जो तहजीब थी वो भय के कारण था, तुष्टीकरण के कारण था। अब शिक्षा के कारण जो आएगी वो टिकाऊ होगी। इस पद्धति को अगर देखा जाए तो आगे चलकर सनातन धर्म जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को आज की तारीख में संस्कृति बच्चे भूलते जा रहे हैं। इसको अगर औचित्य तौर से सही किया जाए तो कैसे सही हो सकती है? देखिए, मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न चाहे जितने हों, मेरा जवाब एक होगा। इस भारतवर्ष में जब तक शिक्षण पद्धति को नहीं बदला जाता तब तक हमारे प्रश्न 1000 हो सकते हैं, उत्तर एक ही होगा। दूसरी बात एक और है, इस भारतवर्ष में जब तक समान नागरिक संहिता कानून नहीं हो जाता तब तक इस भारतवर्ष का मंगल संभव नहीं है। एक देश में एक ही प्रकार के कानून सारे लोगों के लिए होने चाहिए, और आप जब देखेंगे ये कानून आ जाएगा तो ये जो जनसंख्या की नीति है, मैं पूछता हूँ, जनसंख्या, जो लोग रोजगार के लिए चिल्लाते हैं वही जनसंख्या पे खामोश रहते हैं। क्या किसी देश में जनसंख्या का विस्फोट हो तो कोई भी सरकार रोजगार दे सकती है? अगर आप पढ़े हैं, लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप जनसंख्या के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि जब हमारी जनसंख्या कम होगी, लिमिटेड होगी, तो हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि भाई बच्चे कम रखो लेकिन उचित पढ़ाई पढ़ाओ, उनके लिए उचित व्यवस्था कर दो, उनके लिए उचित संसाधन दे दो, ताकि 2 ही बच्चे हों, एक ही हों, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेमी हो, माता पिता के प्रति प्रेमी हो। मुझे लगता है जब तक एजुकेशन व्यवस्था नहीं सुधरती है, जब तक हमारी सनातन